हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12th रिटेल के फर्स्ट यूनिट सेशन थर्ड, जिसका नाम रिटेल स्ट्रेटेजी या रिटेल रणनीति या कार्यनीति है, उसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने स्ट्रेटेजी का मीनिंग, रिटेलिंग स्ट्रेटेजी, रिटेल मिक्स के लिए आवश्यक तत्व, निर्माता रिटेल कार्यनीति किसके लिए है, रिटेल कार्यनीति का विकास, सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन रिटेल, सिचुएशन एनालिसिस और SWOT अप्रेजल अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आज हम इसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मार्केट पेनिट्रेशन, जिसको हिंदी में बाज़ार में प्रवेश कहा जाता है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स। फिर पढ़ेंगे हम इंक्रीजिंग द क्वांटिटी परचेज। फिर क्रॉस सेलिंग देखेंगे। फिर मार्केट सेगमेंटेशन, बाज़ार को विभाजित करते टाइम हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। फिर हम देखेंगे इसमें टारगेट मार्केट सिलेक्शन, लक्षित बाज़ार का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। फिर हम देखेंगे इसमें स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, कार्यनीति को किस तरह से क्रियान्वित किया जाता है। फिर सबसे लास्ट में जो इसका फाइनल स्टेप होता है स्ट्रेटेजी का, मूल्यांकन और नियंत्रण, इवेल्युएशन एंड कंट्रोलिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन से, बाज़ार में प्रवेश। मार्केट पेनिट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में उतारा जाता है तो उसकी रेट दूसरे प्रोडक्ट से कम रखी जाती है, या उसकी क्वालिटी में हम एक्स्ट्रा बेनिफिट कस्टमर्स को देते हैं। अगर हम बात करें 10 रुपीज़ में कोई 100 ग्राम चीज़ आती है तो हम उसको 150 ग्राम 10 रुपीज़ में 150 ग्राम देंगे, तभी कस्टमर ख़रीदेगा। कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही होगी तभी वो आपके पास आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। किसी भी उत्पाद या सेवा को पहली बार बाज़ार में उतारने के लिए रिटेलर मूल्य को उससे मिलते हुए दूसरे उत्पाद या सेवा के मूल्य से कम रखते हैं। इसी तकनीक को बाज़ार में प्रवेश या मार्केट पेनिट्रेशन कहा जाता है। इस तकनीक का उद्देश्य अधिक से अधिक ग्राहकों तक अपना उत्पाद बेचना होता है। जैसे कि ग्राहक संबंधित उत्पाद या सेवा के आदी हो जाते हैं, फिर उस उत्पाद या सेवा का मूल्य रिटेलर अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकता है। जितने रेट में वो बेचना चाहेगा उतना रेट में वो बेच सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने है जब 2016 में रिलायंस जियो ने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी, तो उसने क्या किया था, आपको 6 मंथ्स तक बिल्कुल फ्री सर्विस प्रोवाइड की थी। फ्री में सिम मिलती थी, फ्री में आपको 6 मंथ्स तक कॉलिंग या नेट सर्विस, जितनी भी सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया गया। उसके बाद भी आपको जब उन्होंने अपने रिचार्जेस निकाले, अपने जो रिचार्ज प्लान्स निकाले, तो वो भी बिल्कुल सस्ते थे। फिर जब हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो गए, जब हमें उसकी आदत पड़ गई, तो हमने क्या किया, अब आज हम 555 रुपये का रिचार्ज कराने में भी बिल्कुल भी नहीं घबराते। आसानी से हम 555 रुपये 3 महीने के लिए, 84 डेज़ के लिए हम आसानी से दे सकते हैं। तो ये इन्होंने एक स्ट्रेटेजी पहले से ही बना ली थी। उस टाइम मार्केट में जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में 3-4 मार्केट लीडर थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, एंड फिर ये आ गया 4G सर्विस। तो सिर्फ एयरटेल या वोडाफोन ही प्रोवाइड कर रहा था। तो 4G सर्विस में सबसे पहले रिलायंस जियो ने जो अपनी सर्विसेज दी वो बिल्कुल फ्री दी, ताकि कस्टमर उस चीज़ के आदी हो जाएं। सब ने अपने नंबर्स को पोर्ट कर लिया, सब एक सर्विस छोड़ कर दूसरी सर्विस में आ गए। तो इन्होंने बहुत अच्छा जो अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी बनाई थी वो बहुत अच्छी बनाई थी। मार्केट पेनिट्रेशन का काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि जब आदमी को फ्री में सर्विस मिल रही है तो पैसे देके क्यों सर्विस लेना पसंद करेगा। तो ये हम सबसे अच्छा एग्जांपल रिलायंस जियो का जो 4G सर्विस स्टार्ट हुई थी, जियो जब सबसे पहले बाज़ार में आया था, तो उन्होंने
अपनी रेट किस तरह से रखी थी, आपको इसका सबसे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। तो हम आगे देखते हैं। आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट पेनिट्रेशन होता क्या है। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च होती है तो उसको दूसरे तुलनात्मक उत्पाद या सेवा से कम मूल्य पर बाज़ार में रखा जाता है, या उनको अतिरिक्त फैसिलिटी, एडिशनल कोई फैसिलिटी, सुविधा दी जाती है जिससे कस्टमर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। इसमें भी क्या होता है, ये भी मार्केट पेनिट्रेशन के माध्यम से हम जो हमारे ग्राहकों की संख्या है उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। ग्राहक की संख्या बढ़ाने के लिए भी रणनीति बनाई जाती है। बाज़ार में प्रवेश नीति में मूल्य तुलनात्मक उत्पाद से कम रखकर ग्राहकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए एक रिटेलर निम्न प्रयास करता है। क्या क्या प्रयास करता है, क्या क्या कोशिश करेगा? अन्य उत्पादों की तुलना में मूल्य कम रखते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत रेंज रखना, जैसे स्वास्थ्य और ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि। हम उसी की बात करें 4G, रिलायंस जियो 4G, तो उन्होंने क्या किया था, जो 2G सर्विस लेने वाले थे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, तो उसके लिए भी उन्होंने अपना एक फ़ोन निकाल दिया जो कीपैड वाला होता है, जिनको एंड्रॉयड टच स्क्रीन फ़ोन चलाने नहीं आते थे। तो उससे क्या हुआ, हर कस्टमर मतलब उन्होंने इस तरह का अपना एक मिशन बनाया था कि 2020 तक आते आते हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के पास सबसे ज़्यादा जियो के ही प्रोडक्ट या जियो के ही फ़ोन या जियो की सर्विस ही लेने वाले होने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्य सुविधाएं, जैसे लोकेशन, पार्किंग, स्टोर खुलने के घंटे, ख़रीदने में आसानी आदि। ये जो फिज़िकल स्टोर्स होते हैं तो वहाँ की बातें, आपको बहुत से स्टोर्स ऐसे होते हैं जो पार्किंग फ्री देते हैं। उनका स्टोर खुलने का समय बहुत अच्छा होता है, तो आप जब भी चाहें तब ले सकते हैं। सुबह 6 बजे से रात में 12 बजे तक भी बहुत सारे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ख़रीदने में आसानी, आपको प्रोडक्ट ख़रीदने में कोई दिक्कत तो नहीं आए। तो ये इन माध्यमों से, इन तरीक़ों से कोई सा भी रिटेलर अपने ग्राहकों की संख्या को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ख़रीदी गई मात्रा को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी परचेज्ड। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारा जाता है तो उससे पहले मार्केट की पूरी स्टडी की जाती है। पूरे कस्टमर्स का हमने जब रिटेल रिसर्च पढ़ा था तो उसमें हमने कस्टमर का मार्केट का सेगमेंटेशन, बाज़ार का विभाजन करने से पहले हमने उसको जियोग्राफिकल तरीके से देखा था, डेमोग्राफिक तरीके से देखा था। तो एक एक छोटे से छोटे बिंदु की स्टडी की जाती है। उसी के आधार पर प्रोडक्ट को अधिक से अधिक ग्राहकों के पास पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो हमारी सेल कब बढ़ेगी, जब हमारी ग्राहकों की जो ख़रीदने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ख़रीदने की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके लिए रिटेलर क्या करते हैं, समय समय पर कुछ विशेष ऑफर या विशेष स्कीम्स निकालते हैं। स्टोर लेआउट और वस्तुओं की आकर्षक प्रस्तुति ऐसे वातावरण को बनाने में सहायक होता है जिससे ज़्यादा ग्राहक अधिक समय स्टोर में बिताए। आपके स्टोर पर जितने देर तक एक कस्टमर रुकेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी दुकान पर देख पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ब्राउज़ कर पाएगा। अगर वो सारे प्रोडक्ट अच्छे से देख पाएगा तो ही वो चीज़, इस चीज़ का भी डिसीज़न वही ले लेगा कि हमें कौन सी चीज़ ख़रीदनी चाहिए, कौन सी नहीं ख़रीदना चाहिए। क्रॉस सेलिंग के माध्यम से भी ख़रीदी गई मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है? क्रॉस सेलिंग वो टेक्निक है, वो तकनीक है जब एक संबंधित उत्पाद को भी ग्राहक को बेच दिया जाता है। जब एक ग्राहक घर से सिर्फ शर्ट ख़रीदने के इरादे से आपके स्टोर पर आया, लेकिन आपने शर्ट ख़रीदने के बाद उनको टाई भी सजेस्ट कर दी और उनको टाई पसंद आ गई, उन्होंने टाई ख़रीद ली, इसको क्रॉस सेलिंग बोला जाता है। घर पे से तो ग्राहक एक ही कस्टमर एक ही प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए आया था, लेकिन आपने उनको साथ में एक संबंधित प्रोडक्ट भी बेच दिया है। इसी को क्रॉस सेलिंग कहा जाता है। आपने पॉइंट ऑफ सेल्स देखा होगा, POS के आसपास बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिसे कस्टमर, अगर उनके पास चेंज नहीं होते हैं, पैसे, खुले पैसे नहीं होते हैं, तो वहाँ से उनको प्रोडक्ट अगर पसंद आए तो वो वहाँ से हाथों हाथ ले लेते हैं। तो इससे क्रॉस सेलिंग कहा जाता है। इससे रिटेलर की सेल बढ़ती है। क्रॉस सेलिंग को हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। एक कस्टमर जीन्स ख़रीदने आया, घर से जीन्स ख़रीदने के लिए निकला था, लेकिन जब उसने जीन्स ख़रीद ली तो उसको बेल्ट भी सजेस्ट कर दी,
उसने बेल्ट ख़रीद ली तो ये क्रॉस सेलिंग कहलाती है। इससे क्या होता है, हमारी ख़रीदी गई मात्रा में भी वृद्धि होती है और रिटेलर की तो सेल बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट तो होगा ही सही। नेक्स्ट हम देखते हैं बाज़ार को विभाजित करना, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन हम रिटेल रिसर्च वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सेगमेंटेशन का मतलब होता है अलग अलग आधारों पर, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम बाज़ार को विभाजित करते हैं। तो बाज़ार विभाजन करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले तो हम जो बाज़ार विभाजित कर रहे हैं वो मीज़रेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, संख्यात्मक होना चाहिए, क्वांटिटी वाला होना चाहिए। जैसे हम नंबर ऑफ़ कस्टमर्स देख सकते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल से कम उम्र के हैं, जो बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, वो ख़रीद सकते हैं। तो ये क्या होना चाहिए? मीज़रेबल या मापने योग्य होना चाहिए। सेकंड हम देखते हैं इसमें एक्सेसिबल होना चाहिए। जो भी बाज़ार हम बना रहे हैं, जिस भी हम सेगमेंटेड कर रहे हैं, मार्केट को विभाजित कर रहे हैं, तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, उस बाज़ार को आसानी से कस्टमर देख सकता हो। थर्ड है आर्थिक रूप से व्यवहार्य। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कस्टमर की उतनी बाइंग कैपेसिटी ख़रीदने की क्षमता है ही नहीं और हम उसके लिए कस्टमर महंगे महंगे प्रोडक्ट वहाँ पर ला के रख दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, मतलब जितना कस्टमर की इनकम है उससे कम की रेट में ही वहाँ पर प्रोडक्ट उपलब्ध होने चाहिए। फोर्थ है स्थिर। जो भी हम मार्केट बनाने जा रहे हैं वो मार्केट क्या होना चाहिए? स्थिर। ऐसा नहीं हो कि बारिश आई मार्केट बंद हो गया, सर्दी आई मार्केट बंद हो गया, तेज़ गर्मी पड़ी मार्केट बंद हो गया। यह हमेशा साल भर खुले हुए रहने चाहिए। वहाँ पर इसी तरह की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी होगी कि कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट हम देखते हैं लक्षित बाज़ार का चयन करना, टारगेट मार्केट सिलेक्शन। टारगेट मार्केट को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है? जिस बाज़ार में हमारी प्रतिस्पर्धा होनी है या हमारी कंपटीशन होना है, उसके चयन करने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। हमारे लिए कोई ऐसा पहले से प्री डिसाइडेड टेक्निक नहीं है कि हम किस तरह के मार्केट का सिलेक्शन करेंगे। आमतौर पर ग्राहकों की संख्या और बाज़ार के आकार को देखकर ही मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी या रणनीति बनाता है। ग्राहक की संख्या और बाज़ार के आकार को देखकर ही रिटेलर स्ट्रेटेजी बनाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यनीति का क्रियान्वयन या स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। जब एक स्ट्रेटेजी बना दी जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट या लागू किस तरह से किया जाता है? संसार में सफलता की गारंटी कहीं पर भी नहीं है। कोई सा भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको काम करने से पहले ही पता लग जाए कि मैं इसमें 100% इसमें सक्सेस रहूँगा। कार्यनीति की सफलता भी अनिश्चित होती है। जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है तो उसकी सफलता भी, उसकी सक्सेस भी अनिश्चित है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। यदि सही प्रकार से कार्यनीति योजना लागू की जाए तो काफ़ी हद तक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमें छोटे छोटे बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान से अध्ययन करना होता है। रिटेलर जो स्ट्रेटेजी मैनेजर्स होते हैं वो एक एक छोटे छोटे बारीक से बारीक पॉइंट को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, उसी के बाद उसको लागू करते हैं और साथ में अपने पास वो ऑल्टरनेट प्लान्स भी बना के रखते हैं कि अगर हमारा ये प्लान फेल हो जाएगा तो हम प्लान बी को लागू कर देंगे, अगर प्लान बी भी फेल हो जाए तो प्लान सी। इस तरह से वो साथ में दो तीन विकल्प रखते हैं ताकि उनकी जो प्लानिंग है वो कहीं पर रुके नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बिल्कुल आपका लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेप है स्ट्रेटेजी का, जिसमें इवेल्युएशन या मूल्यांकन और नियंत्रण या कंट्रोल होता है। बनाई गई कार्यनीति लागू होने के बाद प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है कार्यनीति की परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक लेता है। फीडबैक हमेशा लेते रहते हैं कि हमने जो चीज़ बनाई है, जो प्लान बनाया है, कस्टमर की उस तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है, कितना उसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स अभी तक अचीव कर लिए हैं, कितने हमने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, कहाँ कहाँ पे हमने उद्देश्य प्राप्त नहीं किए हैं। कुछ सूचनाओं की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, कुछ सूचनाएं जो होती हैं उनकी आवश्यकता प्रतिदिन मैनेजमेंट को पड़ती है, जो प्रबंधन को ये जानने में सहायक होती है कि जिन उद्देश्यों के लिए कार्यनीति बनाई गई थी वे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यह हमारा बिल्कुल हमने 7 स्टेप्स में स्ट्रेटेजी के 7 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। मूल्यांकन और नियंत्रण जो होता है ये बिल्कुल लास्ट में आता है। अब हम इसके क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वो देख लेते हैं। फर्स्ट आपका जो रिक्त स्थान है उसमें दिया हुआ है एक विशेष उपभोक्ता समूह की ओर को पूरा करने की एक कार्यनीति का विकास करना होता है।
इसमें आपके जो फर्स्ट वाले में आएगा आवश्यकता। क्या आएगा इसमें? आवश्यकता। और सेकंड वाले में इसमें आएगा वरीयता। फर्स्ट में आएगा आवश्यकता, सेकंड वाले इसमें आएगा वरीयता। एक विशेष उपभोक्ता समूह की आवश्यकता और वरीयता को पूरा करने की एक कार्यनीति का विकास करना होता है। सेकंड में इसमें आएगा रिटेलर विभिन्न उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कीमतें तय करने की विभिन्न कार्यनीतियाँ अपनाता है। सेकंड में इसमें आएगा उपभोक्ताओं, विभिन्न उपभोक्ताओं या कंज्यूमर्स। थर्ड है आपकी रिटेलिंग में ग्राहकों को उनके व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए माल और सेवाओं को बेचना शामिल है। इसमें आपके आएगा माल और सेवाएं। थर्ड में आपके आएगा माल और सेवाएं। ठीक है, मैंने आपको तीनों बता दिया। फर्स्ट में आपके आएगा आवश्यकता और वरीयता, सेकंड में आपका आएगा उपभोक्ताओं, थर्ड में आएगा माल और सेवा। आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी दे रखे हैं 3, इसको भी हम देख लेते हैं। रिटेल उन उत्पादों की पेशकश का प्रयास करता है जो उपभोक्ता की रुचियों को आकर्षित कर सके। यह आपका फर्स्ट आएगा, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। सेकंड है रिटेलर्स कम मात्रा में उत्पाद बेचते हैं जो ग्राहकों के लिए सुविधाजनक नहीं होते। यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है ये रिटेलर स्टोर के बिना नॉन स्टोर कहलाते हैं। जो जिनके पास स्टोर नहीं होता उसको उन स्टोर्स को नॉन स्टोर रिटेलर कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके ये 3 जो आपके जो क्वेश्चंस दे रखे थे, 3 तो ट्रू फॉल्स के थे और 3 आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आपको ऐसी उम्मीद की जाती है सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में दे रखा है। आपके लिए ये बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। आपसे आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा जो चैनल है लर्निंग मंत्रा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके जो साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। आपके यूनिट फर्स्ट का 4th सेशन है रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।